नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास में हम देख रहे थे, हमने विदेशी शक्तियां कहाँ कहाँ से ली हैं इनके बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा इंग्लैंड से कौन कौन सी विदेशी शक्तियां हमने अडॉप्ट करी हैं, कौन कौन सी ली हैं हमने, उन सब के बारे में हमने डिस्कस करा। सबसे पहले हमने देखा, एक ट्रिक देखी और उसके बेसिस पे हमने 8 विदेशी शक्तियां देखी जो इंग्लैंड से ली गई। ई विकास, रानी आशा का मंत्र, इकहरी नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय कार्य प्रणाली, राष्ट्रपति का पद, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद, अध्यक्ष का पद, शासन प्रणाली और मंत्री परिषद, ये सारे हमारे इंग्लैंड से लिए गए हैं। इसके बाद में बारी आती है हमारे यूएसए से कौन कौन से लिए गए हैं। तो हमने बात करी अन्याय की पुनः उपमा लो मोहवी से, एफ और अमेरिका से जो बाहरी शक्तियां ली हुई हैं, विदेशी शक्तियां ली हुई हैं, उनके बारे में हमने बात करी, जिसमें सबसे पहले थी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पुनरावलोकन कानून का, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग प्रणाली और लोक कल्याणकारी नीतियां, मौलिक अधिकार हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश को और वित्तीय आपातकाल। ये 8 जो विदेशी शक्तियां हैं हमने अडॉप्ट करी हैं, किससे? यूएसए से, अमेरिका से करी हैं। आगे हम बात करें संघ का नाडा शेरशाह, जिसमें हमने कनाडा से कौन कौन सी विदेशी शक्तियां अडॉप्ट करी हैं, एक्सेप्ट करी हैं, उनके बारे में हमने देखा। सबसे पहली थी संघात्मक एवं अपशिष्ट शक्तियां, इनके बारे में हमने देखा। शक्तियों का बंटवारा और राज्यपाल का पद, ये 3 जो शक्तियां थी मेन वो हमने कनाडा से अडॉप्ट करी हैं। इसके बाद में हमने रैंडम देखे थे कौन कौन से देशों से हमने कौन कौन से लिए। तो हमारे लिए इसके पास में ट्रिक थी, स्ता जा रानी आ आज सद प्रेस मां से गफा करें। स्ता मतलब स्थापित प्रक्रिया कानून की, और कहां से ली है? जापान से। स्ता को कहां भेजा हमने? जापान भेजा। रानी को कहां भेजा, कहां बुलाया? आयरलैंड में बुलाया। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और नीति निर्देशक तत्व, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। इसके बाद में आज में आपातकाल हमने कहां से लिया? जर्मनी से। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो हमने यूएसए से लिया है। संविधान संशोधन है आगे, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से ली है। इसके बाद में प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना और सम्मति सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। गणतंत्रता की बात करें तो फ्रांस से ली है। कर्तव्य और मूल कर्तव्यों की बात करें तो रशिया से ली है। इसके अलावा एक स्टार नोट के रूप में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने आर्थिक नीतियां हैं वो ली हैं हमने रशिया से। आर्थिक नीतियां हैं हमारी कंट्री की, वो कहां से अडॉप्ट करी हैं? रशिया से करी हैं। ठीक है, ये था हमारे पास विदेशी शक्तियां कहां कहां से कौन कौन सी कंट्री से हमने ली हैं। आज हम कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वन लीनियर फैक्ट्स हैं, वो हम आज नोट डाउन करेंगे। पहले हम समझेंगे, तो हेडिंग डालिए फैक्ट्स। फैक्ट्स आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में देखिए क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या हम पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा संविधान जो लिखित में विश्व का सबसे बड़ा लिखित में संविधान है। ठीक है, हमारी कंट्री का लिखित में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सबसे बड़ा संविधान की बात करें तो चाइना का है, लेकिन वो लिखित में नहीं है, तो इसलिए हमारे देश का सबसे बड़ा संविधान हो गया। तो भारत के संविधान को बनने में, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में कितना टाइम लगा, टाइम की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर को बैठक हुई थी। उसके बाद में 9 दिसंबर कब हुई? 1946 में फर्स्ट बैठक हुई थी। और हमारे संविधान को बनने में कितना दिन लगे, क्या टाइमिंग लगी? 2 ईयर 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, और टोटल कितनी मीटिंगें हुई? 114 मीटिंगें इसके लिए हुई। हमारे संविधान को बनाने में 114 मीटिंग्स हुई थी, बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी? 114 बैठकें हुई थी। जब हमारा संविधान कंप्लीटली बन के रेडी हो गया था, तो उसमें हमारे संविधान में कितने अनुसूची थी, कितने भाग थे? तो हाँ, उस हिसाब से हमारे पास 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? हमारे संविधान जब बन के रेडी हुआ तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी? टोटल 8 हमारे पास अनुसूचियां थी। अनुसूची कितनी थी हमारे कंट्री में उस टाइम? हमारे देश में संविधान में अनुसूचियां थी 8। ठीक है, उसके अलावा हमारे संविधान में 22 भाग थे। ठीक है, आर्टिकल या अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद हमारे उस टाइम पे हमारे देश में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है,
395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में हम बात करें तो अनुसूचियां हमारे पास 12 हैं, भाग 22 है और आर्टिकल मोटे मोटे हमारे पास 395 आर्टिकल है। करंट सिनारियों में 12 अनुसूचियां हैं, 4 बढ़ गई हैं हमारे पास अनुसूचियां, इनकी भी हमने डिटेल में बात करनी है। इसके बाद में हमारा संविधान बना, तो हमारे संविधान बनने में जो एकमात्र ऐसा कानून था जिसका कोई विरोध नहीं हुआ, निर्विरोध चुना गया हुआ एक हमारा एकमात्र जो कानून था वो था वयस्क मताधिकार, जिसकी मांग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। वो एकमात्र ऐसा कानून था वयस्क मताधिकार, एकमात्र ऐसा हमारे देश का कानून था जो निर्विरोध, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया, निर्विरोध चुना गया था वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार हमारे देश का एक ऐसा रूल था जिसका किसी ने विरोध नहीं करा, सबने एक्सेप्ट करा था, ठीक है, निर्विरोध चुना गया था ये। आगे बात करें तो इसी की बात करें, वयस्क मताधिकार प्रारंभ में 21 वर्ष का दिया गया था कि भाई 21 वर्ष का जो बच्चा हो जाता है, जो पर्सन हो जाता है, उसको कंट्री में वोट डालने का अधिकार है। आगे चल के क्या हुआ, हमारी कंट्री में इसी को संशोधित करके आज के टाइम में 18 साल का बच्चा वोट दे सकता है। तो इसी में बदलाव हुआ, कब, 61वां संविधान संशोधन हुआ इसके लिए, और वो हुआ कब, 1988 में हुआ। कब हुआ, 61वां संविधान संशोधन हुआ कौन से ईयर में था, 1988 में ये हमारा 61वां संविधान संशोधन हुआ। और ये हमारा जो अपडेट होके 18 साल की उम्र कर दी थी मत करने के लिए, वोट डालने के लिए। उम्र को जो 21 वर्ष हुआ करती थी स्टार्टिंग से, उसको 61 जो हमारा संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 61, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो उम्र थी 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी। 61वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 1988 में हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो वयस्क मताधिकार की जो उम्र थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और ये आगे लागू कब हुआ, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये लागू हुआ 1979 में, मतलब 1989 में ये लागू हुआ, 1989 में ये लागू हुआ, ठीक है। आगे हम बात करें, ये थी हमारी बात किसकी, वयस्क मताधिकार की बात थी, जो एकमात्र ऐसा कानून था जो निर्विरोध चुना गया था। और प्रारंभ में मताधिकार की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन आगे चल के 61वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इसको कम करके 18 वर्ष कर दी गई। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसमें केवल एक बार बदलाव हुआ है, प्रस्तावना में एक ही बार बदलाव हुआ है। और एक ही बार बदलाव हुआ कब है, वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें करा क्या गया, इसमें संविधान में 3 वर्ड ऐड करे गए। क्या 3 थे, आप याद कैसे रखोगे ये बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले 3 में वर्ड बता देता हूं। पहला वर्ड था अखंडता, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अखंडता, पथ निरपेक्ष और हमारा थर्ड वर्ड है समाजवाद। अखंडता, पथ निरपेक्ष और समाजवाद, ये 3 वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करेंगे। इनको याद रखने के लिए आप एक वर्ड याद रख सकते हो, एस्प। एस्प का क्या मतलब होगा, अखंडता, पथ निरपेक्षता और समाजवाद, ठीक है। क्या हो गया, अखंडता, समाजवाद और पथ निरपेक्ष, ठीक है। ये 3 वर्ड 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके अकॉर्डिंग ये ऐड करेंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था हमारी प्रस्तावना से रिलेटेड। इसके अलावा अभी तक कोई संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग प्रस्तावना में बदलाव नहीं करा गया है, ठीक है। इनके पीछे भी अच्छी लॉजिकल कहानियां हैं, क्यों ये इन 3 वर्ड्स को ऐड करना पड़ा था, बट हम उन पे नहीं जाएंगे। हम जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ओरिएंटेड रहते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो
ज़्यादा फालतू की बातों पे हम डिस्कस नहीं करेंगे कि ये इनके पीछे क्या लॉजिक था, क्या स्टोरी थी, वो उस पर नहीं जाएंगे हम। डायरेक्टली हमें इतना पता होना चाहिए कि प्रस्तावना में एक बार चेंज हुआ है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। आपको ये याद होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन था, साथ ही साथ उम्र जो कौन से वर्ष में हुआ और कौन से वर्ड ऐड करेंगे, ये आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखें। सरकार हमारे देश में दो प्रकार, वैसे सरकार हमारे वैसे वर्ल्ड वाइड कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है संघात्मक। ठीक है, फर्स्ट हमारी होती है गवर्नमेंट की हम बात करें तो दो तरीके की गवर्नमेंट हो सकती है, संघात्मक हो या हमारी हो सकती है एकात्मक। इनका क्या मतलब है देखो मैं बता देता हूं। संघात्मक उसको बोलते हैं जहां पे संसद के द्वारा सभी शक्तियों को समान रूप से जहां पर संसद के द्वारा सभी को शक्तियां समान रूप से दे दी जाती हैं, कि मतलब सारे जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा समान रूप से हो। अब एकात्मक की बात करें तो संसद द्वारा सभी शक्तियां किसी एक अंग विशेष को दे दी जाती हैं, किसी एक पोस्ट को दे दी जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एकात्मक टाइप की गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, संघात्मक का क्या मतलब हुआ कि शक्तियां हैं, पावर्स हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं सबके बीच में। एकात्मक किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को सारी पावर्स दे दी जाए। तो ऐसा संघात्मक वाला कहां पे चलता है? सिस्टम कहां पे चलता है? यूएसए में चलता है, अमेरिका में चलता है। एकात्मक वाला कहां पे चलता है? यूनाइटेड किंगडम में चलता है या ब्रिटेन में चलता है, जहां राजा को सारी पावर्स हैं, फाइनल अथॉरिटी किसी भी काम को करने की राजा है वहां का। तो वहां पे हम क्या कहेंगे? यूनाइटेड किंगडम में एकात्मक गवर्नमेंट है जिनको मोनार्की बोलते हैं, संघात्मक यूएसए में है। ठीक है, हमारे देश में कौन सी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में ना संघात्मक है ना एकात्मक है, हमारे देश में अर्ध संघात्मक सरकार है। अर्ध संघात्मक हमारे देश में अर्ध संघात्मक सरकार है। कहां पे? इंडिया में। इंडिया में अर्ध संघात्मक सरकार है। ठीक है, आगे बात करें। भारत में दो प्रकार की सरकारें अभी करंट में हैं। कौन कौन सी हैं बात करें तो देखो, एक तो हमारे पास देखो इंडिया की स्पेशली हम बात करें, भारत की हम स्पेशली बात करें तो हमारे पास हमारे देश में दो तरीके की सरकारें हैं। एक तो है संवैधानिक, संविधान ने हमें प्रोवाइड कराई है संवैधानिक, या इसको हम बोल सकते हैं नाम मात्र की सरकार। नाम मात्र की सरकार। ठीक है, और दूसरा हमारा है वास्तविक सरकार। इनके एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, वास्तविक सरकार हमारे देश में कैसे है और नाम मात्र की सरकार हमारे देश में कैसे है। जैसे भारत में दो प्रकार की सरकारें हैं, संवैधानिक या नाम मात्र की। जैसे हम पोस्ट बोल सकते हैं राष्ट्रपति की पोस्ट। राष्ट्रपति की पोस्ट हमारे पास नाम मात्र की, उसको पावर्स दे रखी हैं, उनकी फाइनल सिग्नेचर अथॉरिटी वही है, लेकिन ऐसे से टर्म एंड कंडीशंस हैं कि राष्ट्रपति को साइन करने ही होते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ते हैं, अथॉरिटी देनी ही पड़ती है, तो वो इसीलिए उसको बोलते हैं नाम मात्र की सरकार। वास्तविक सरकार होती है मंत्रिपरिषद। ठीक है, वास्तविक सरकार कौन होती है? जो जनता के द्वारा चुनित होती है। इसीलिए हमारी कंट्री को गणतंत्र कंट्री कहते हैं, रिपब्लिकन कंट्री भी कहते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद वास्तविक सरकार होती है और मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। तो हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री वास्तविक पर्सन है सरकार का। ठीक है, यहां पे हम बात करें तो हमारे पास संवैधानिक या नामांतर की सरकार हो गई, राष्ट्रपति को हम पोस्ट कह सकते हैं। वास्तविक सरकार में यदि कहना चाहें तो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री को हम कह सकते हैं। आगे हम बात करें तो बाहर इसके तो हो गए हमारे गवर्नमेंट के फॉर्मेशन। हमने देखा कि सरकारें दो प्रकार की होती हैं, संघात्मक
एवं एकात्मक। संघात्मक वो सरकारें होती है जहां पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पावर जो शक्तियों का बंटवारा होता है वो एक समान रूप से कर दिया जाए, उसको बोलते हैं संघात्मक। एकात्मक उसको बोलते हैं जहां पे पावर है जो हमारे पास, उसको एकमात्र पर्सन किसी को दे दी जाती है, तो उसको बोलते हैं एकात्मक। जैसे संघात्मक का एग्जाम्पल देखें तो यूएसए, और एकात्मक का देखें तो यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इंडिया में अर्ध संघात्मक सरकार है। इसके बाद हम इंडिया की पोजीशन देखें तो इंडिया में दो तरीके की सरकारें चलती हैं। एक है संवैधानिक या नामांतर की सरकार, जिसको एग्जाम्पल हमारे राष्ट्रपति जी हैं। सेकंड, वास्तविक सरकार। मैंने बताया कि राष्ट्रपति जी नाममात्र की सरकार में क्यों कंसिडर होते हैं। आगे हम देखें सेकंड ऑप्शन, तो वास्तविक सरकार मंत्री परिषद होती है। ठीक है, मंत्री परिषद का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे हम बात करें एक नए पॉइंट की, तो हमारा संविधान बन गया है। ठीक है, इसमें कोई हमें जरूरत पड़े, कोई हमें नीड हो कि कुछ चेंजेस की हो, ये था कभी तो ऐसा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता किसी ने कोई रूल बना दिया और वो हमेशा परफेक्ट हो। हमने इतने सारे रूल्स लिख रखे हमारे पास, 395 आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो सारे हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उनमें बदलाव कैसे करा जाए, उस हिसाब से हमारे संविधान को, भारतीय संविधान को अनुच्छेद 368 के हिसाब से 368 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हमारे जो कंट्री का संविधान है उसको दो प्रकार का बताया गया है, लचीला एवं कठोर। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनमें बदलाव नहीं करे जा सकते, तो इसलिए इसको कठोर कहा जाता है। लचीला इसलिए क्योंकि हम इसको हमारे संविधान में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। काफी सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं अभी तक हमारे देश में, तो और हमारे देश की नीड है, समय समय पे जो चेंज, बदलाव की डिमांड होती है, उस हिसाब से संविधान में बदलाव करे जाते हैं। इसलिए हमारा संविधान थोड़ा लचीला भी है और कुछ मामलों में कठोर भी है। इसलिए हमारे भारत में संविधान को अनुच्छेद 368 के अनुसार दो प्रकार का बताया गया है, एक लचीला और एक कठोर। आगे हम बात करें नए पॉइंट की, हम बात करें तो ये तो है ना, वन लीनियर पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो हम आगे बात करें तो लोक कल्याणकारी नीतियों की हम बात कर लेते हैं। लोक कल्याणकारी नीतियां जो मैंने बताई थी कहां से ली गई हैं, यूएसए से ली गई। इनकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोक कल्याणकारी नीतियां, इनकी यदि हम बात करें, हो सकता है हिंदी में लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मुझे, बट आप लोग इनको ठीक कर सकते हैं। लोक कल्याणकारी नीतियों की बात करें तो ये हमारे संविधान के भाग 16 में स्थित है। पहली चीज भाग 16 में है। और आर्टिकल की हम बात करें, आर्टिकल 330 से 342 में ये मेंशन करी गई है। इनके अकॉर्डिंग होता क्या है, इनके अकॉर्डिंग जो हमारी लोक कल्याणकारी नीतियां बेसिकली ये भाग 16 में है, आर्टिकल 330 से 42 में है। और इसमें लोकसभा में चुनावी आरक्षण दिया जाता है। क्या करा जाता है, लोकसभा में चुनावी आरक्षण प्रोवाइड कराया जाता है, चुनावी आरक्षण प्रोवाइड करा जाता है। इसके लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। बेसिकली हम बात करें तो एसटी के लिए लोकसभा में 47 सीटें रिजर्व हैं और एससी के लिए 84 सीट्स रिजर्व्ड हैं। ठीक है, ये हमारे बेसिकली लोक कल्याणकारी नीतियों का मोटिव होता है। ये हमारे पास आर्टिकल 330 से 342 में ये चीजें मेंशन भी हैं और इसमें हमारे संविधान के अकॉर्डिंग इनको रिजर्वेशन दिया गया। एसटी और एससी कैटेगरी के जो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट जिनको बोलते हैं, उनके लिए लोकसभा के लिए सीटों का रिजर्वेशन दिया गया है, 47 और 84 सीटों के लिए। आगे हम बात करें कुछ और वन लीनियर पॉइंट्स की, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे संविधान में प्रधानता की बात करें, संविधान का रक्षक बताया गया है। हमारे देश में संविधान का रक्षक, ठीक है, रक्षक हमारे न्यायालय को बताया गया है।
हमारे जो कोर्ट्स है उनको रक्षक बताया गया है। ठीक है, अब हम कुछ कुछ बात करें इसी पे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, किस किस को। तो इसमें संविधान का रक्षक हमारे देश में न्यायालय को बताया गया है। इसी तरीके से हम देखें तो कौन से कंट्री में किसकी प्रधानता है, कौन से कंट्री में किसको इंपॉर्टेंस दी गई है, ये देख लेते हैं, हम लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो एक यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं, प्रधानता और कौन से देश में किसकी प्रधानता है उसकी बात कर लेते हैं। हम प्रधानता की बात कर लेते हैं और इस साइड में कंट्री की बात कर लेते हैं। सीरियल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। एक नंबर पे हम बात करें तो कौन सी कंट्री ऐसी है जिसमें हाई कोर्ट जो कोर्ट्स वगैरह को है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। न्यायालय की प्रधानता कौन से देश में है, न्यायालय की प्रधानता हमारा कौन से देश में है, यूएसए में है। अमेरिका में किसकी प्रधानता है, अमेरिका में न्यायालय की प्रधानता है, अमेरिका में न्यायालय की प्रधानता है। न्यायालय जो है कोर्ट्स वगैरह उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। सेकंड नंबर पे हम बात करें संसद की कहाँ पे प्रधानता है, पार्लियामेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, वो ब्रिटेन में। यदि ब्रिटेन में कोई नियम जो पास हो गया को संसद से उस मान्य है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, और थर्ड हम बात करें तो संविधान की या जनता की कहाँ पे प्रधानता है, संविधान की कहाँ पे प्रधानता है, हम भारत में संविधान में जो लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हम कहें जनता क्या चाहती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनता या संविधान की प्रधानता कहाँ है, भारत में। ये चार हमारे पास फैक्ट्स थे कि हमारी न्यायालय की प्रधानता कौन सी कंट्री में है, न्यायालय की रेस्पेक्ट कहाँ पे ज्यादा बातें कहाँ पे मानी जाती हैं, यूएसए में। ठीक है, संसद की बातें, संसद की इंपॉर्टेंस ज्यादा कहाँ पे है, ब्रिटेन में, और संविधान और जनता की इंपॉर्टेंस ज्यादा कहाँ पे है, इंडिया में। ठीक है, ये कुछ हमारे फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, इनको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, बाकी की चीजें हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने आज की क्लास स्टार्ट करी थी कहाँ से, देखिए हमारी क्लास आज हमने स्टार्ट करी है फैक्ट्स, हमने हेडिंग डाल के हमने देखा कि हमारे देश में संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, क्या उससे रिलेटेड फैक्ट्स है उनकी हमने बात करी। तो सबसे पहले लिखिए पॉइंट 1 करके लिख लीजिए, फैक्ट्स हमारी हेडिंग है। उसके बाद में लिखिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सी कंट्री का है, डैश करके लिख लीजिए इंडिया या भारत। ठीक है, आगे लिखिए भारतीय संविधान को, लाइन चेंज करके लिखिए, भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह, भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 114 बैठकें हुई। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा एवं 114 बैठकें हुई। आगे लिखिए सेकंड फैक्ट लिखिए, जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय संविधान में 8 अनुसूची, कितनी अनुसूचियां थी हमारे देश में, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, 8 अनुसूची 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय संविधान में 8 अनुसूची 22 भाग 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अब वयस्क मताधिकार वाले की बात कर लेते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए वयस्क मताधिकार जिसकी मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। वयस्क मताधिकार जिसकी मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप शॉर्ट में JLN लिख सकते हैं।
ठीक है, थोड़ा टाइम सेविंग हो जाएगा। वयस्क मताधिकार जिसकी मांग जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। एकमात्र ऐसा कानून था जो निर्विरोध चुना गया। प्रारंभ में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। प्रारंभ में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, जो 61वें संविधान संशोधन ब्रैकेट में 1988 जो 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत प्रारंभ में मताधिकार आयु 21 वर्ष थी, जो 61वें संविधान संशोधन ब्रैकेट में 1988 के तहत 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष के तहत 18 वर्ष कर दी गई, जो 1989 में लागू हुई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लिखिए। प्रस्तावना से रिलेटेड कौन से 3 वर्ड ऐड करेंगे, हमने डिस्कस करे थे। लिखिए, प्रस्तावना में एक बार ही बदलाव किया था। प्रस्तावना में एक ही बार बदलाव किया गया है। प्रस्तावना में अब तक एक बार ही बदलाव किया गया है। प्रस्तावना में अब तक एक बार ही बदलाव किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें या लिख सकते हैं ब्रैकेट में प्रस्तावना लिख सकते हैं। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। लिखिए कौन कौन से शब्द हैं? अखंडता, पथ निरपेक्ष, समाजवाद। ये 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। सरकारों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सरकार के हमने 2 टाइप्स देखे हैं, तो सरकार के बारे में हम डिस्कस करें तो वो लिख लीजिए। सरकार, अगले पॉइंट में लिखिए, सरकार 2 प्रकार की होती है। सरकार 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट लिखिए संघात्मक। संघात्मक के आगे लिखिए जहां पर संसद के द्वारा संसद के द्वारा सभी को शक्तियां समान रूप से दे दी जाए। जहां पर, संघात्मक के आगे लिखिए, जहां पर संसद के द्वारा सभी को शक्तियां समान रूप से दे दी जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से आप यूएसए लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एकात्मक। लिखिए एकात्मक, संसद द्वारा, एकात्मक के आगे लिखिए संसद द्वारा सभी शक्तियां किसी अंग विशेष को दे दी जाए। संसद द्वारा सभी शक्तियां किसी अंग विशेष को दे दी जाए। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए, भारत में अर्धसंघात्मक सरकार है। लिखिए, भारत में अर्धसंघात्मक सरकार है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, भारत में 2 प्रकार की सरकार है। भारत में 2 प्रकार की सरकार है। भारत में 2 प्रकार की सरकार है। लिख लीजिए, ये दोनों लिख लीजिए यहां से। फर्स्ट लिखिए संवैधानिक या नाममात्र की सरकार। लिखिए संवैधानिक या नाममात्र की सरकार, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं राष्ट्रपति। सेकंड लिखिए वास्तविक सरकार। वास्तविक सरकार, इसमें आप लिखिए मंत्रिपरिषद, और एग्जाम्पल के तौर पे मंत्रिपरिषद लिख लीजिए और प्रधानमंत्री ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखिए, नोट डाउन करिए नेक्स्ट लाइन से। भारत में संविधान को अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग या 368 के अनुसार, भारत में संविधान को अनुच्छेद 368 के अनुसार 2 प्रकार का बताया गया है।
भारत में संविधान को अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार का बताया गया है। भारत में संविधान को अनुच्छेद 368 के अनुसार 2 प्रकार का बताया गया है। पहला लचीला और दूसरा कठोर। लिख लिया? चलो आगे हम पॉइंट लिखते हैं। हेडिंग डालिए, लोक कल्याणकारी नीतियां। लिखिए, हेडिंग डालिए आप पहले, सबसे पहले हेडिंग डालिए और लिखिए लोक कल्याणकारी नीतियां। आगे लिखिए इसमें भाग लोक कल्याणकारी नीतियां, लिखिए इसमें लिखिए लोक कल्याणकारी नीतियां, आपकी हेडिंग है, इसमें लिखिए लोक कल्याणकारी नीतियां। लोक कल्याणकारी नीतियां भाग 16 में आर्टिकल 330 से अनुच्छेद 330 से 342 तक बताई हैं। लोक कल्याणकारी नीतियां भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 तक बताई हैं, जिनमें लोकसभा में चुनावी आरक्षण के बारे में बताया गया है। जिनमें लोकसभा में चुनावी आरक्षण के बारे में बताया गया है। इसमें लिख लीजिए एसटी को 47 सीट्स और एससी को 84 सीट्स अलॉट करी गई हैं। ये एज इट इज लिख लीजिए, हमने लिखा हुआ है तो इसको एज इट इज आप लोग नोट डाउन कर लिए। यहाँ पे बताया गया एसटी को 47 सीट और एससी को 84 सीट, ये एज इट इज लिख लीजिए। आगे लिखिए, स्टार मार्क करके लिखिए संविधान का रक्षक न्यायालय को कहा गया है। भारत में संविधान का रक्षक न्यायालय को कहा गया है। ठीक है, इसके बाद में लिखिए ये एक टेबल बना लीजिए एज इट इज। ये टेबल आप लोग नोट डाउन करिएगा, ये वाली टेबल एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। सीरियल नंबर, देश, प्रधानता, ऐसे की ऐसी ये टेबल बना लीजिए। ठीक है, ये टेबल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक तरफ सीरियल नंबर, दूसरी तरफ देश और तीसरी तरफ प्रधानता हमारी पहली है। न्यायालय की प्रधानता कहाँ पे है? अमेरिका में है। संसद की प्रधानता कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। संविधान या जनता की प्रधानता कौन सी कंट्री में है? वो है इंडिया में। तो ये आप सारे लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे की सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम क्या देखेंगे वो मैं बता देता हूं। हम अनुसूचियों के बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे। हमारी कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं हमारे देश में। उनके बारे में कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे और आगे हम पढ़ेंगे अनुसूचियों के बाद में पढ़ेंगे हम मौलिक अधिकार। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने कुछ फैक्ट्स देखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस करें और कल से हम प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे अनुसूची, और उसके बाद में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।